नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बाबू, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि फीमेल में कितने पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सिस्टम्स, कितने पार्ट्स हैं। तो बाबू देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल संरचना। ये इधर भी है, ये इधर भी है। इसको बोलते हैं हम अंडाशय। बाबू, अंडाशय मादाओं में किडनी के पीछे बादाम की संरचना के प्रकार संरचना जैसी एक आकृति होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं बाबू, अंडाशय। और अंडाशय क्या करती है, अंडाशय अंडाणुओं को विकसित करती है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अंडाणुओं को निर्माण करती है। अंडाणुओं को निर्माण महिलाओं में या मादाओं में नहीं होता है। वो तो माँ के गर्भ में जब कोई मादा पल रही होती है तब ही उनकी पुट्टिकाएं बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो युवा अवस्था में आती हैं तो वो पुट्टिकाएं विकसित होकर कहां पे चली जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाने लगती हैं। लेकिन बाबू, अगर हम बात करें मादाओं में कब ये उम्र आती है, इसे बोलते हैं यौवन आरंभ या फिर कहते हैं युवा अवस्था। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में यौवन अवस्था आ जाती है, आरंभ हो जाती है। लेकिन अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुषों में यह आरंभ करीब 2 से 3 साल बाद होती है। ठीक है, महिलाओं में यह यौवन आरंभ पहले हो जाता है। बाबू, यौवन आरंभ हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में इनमें एक चक्र स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं आवर्त चक्र, या फिर कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर हम कहते हैं इसे एमसी। बाबू, स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि यहां से एक अंडे का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। बाबू, ये अंडाशय जो है, अंडाशय एक प्रकार से एक जगह से इस गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। अंडाशय स्नायु से जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरी साइड आपको दिखाई दे रहा है ये वाली संरचना। इस संरचना को बोलते हैं हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब और हिंदी में बोलते हैं इसे अंडवाहिनी। इनकी संख्या भी बाबू 2 होती है, एक लेफ्ट की साइड में, उधर की साइड में, और एक राइट की साइड में। देखिए बाबू, को कंफ्यूज मत होना जीवन में भी कि जब हम किसी के बायोलॉजी में किसी भी एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो जो आपका लेफ्ट होता है वो उस एनाटॉमी का राइट होगा। देखिए, मेरा हार्ट इधर है और जिसे पढ़ना है उसका हार्ट इधर की ओर देखेंगे, क्योंकि हमारी सिमेट्री चेंज हो जाती है 180 डिग्री से। तो एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। तो आप ये समझ गए कि फैलोपियन ट्यूब की संख्या भी कितनी होती है, 2, ये भी जोड़ी में होती है। अब बात करते हैं इसी के बाद में, ये फैलोपियन ट्यूब जहां पर खुलती है, जिस स्थान में खुलती है उसे गर्भाशय यानी यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय या यूट्रस बोलते हैं। और यही यूट्रस आगे चल के एक पतली सलिका में ये कन्वर्ट हो जाती है। इसको बाबू हम बोलते हैं ग्रीवा या कैरवेक्स। क्या बोलते हैं, कैरवेक्स बोलते हैं, या फिर ग्रीवा। बाबू, ग्रीवा के जस्ट नीचे एक खाली एक नलिका नुमा संरचना है, जिसे हम बोलते हैं विजाइना या योनि बोलते हैं। ठीक है बाबू, और क्या जान देंगे, और देखिए गर्भाशय में या फिर फीमेल्स में 2 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां, पहली होती है वॉर्थलीन ग्रंथियां। क्या होती है, वॉर्थलीन ग्रंथि। दूसरी होती है स्तन ग्रंथि, जिसे बोलते हैं मेम्ब्री ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, मेम्ब्री ग्लैंड्स के बारे में। अच्छा, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अंडाशय की। आइए बात करते हैं बाबू अंडाशय पर। अंडाशय क्या है कि महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 होती है, लेकिन पक्षियों में इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। याद रखना, पॉइंट नोट लायक है, अगर नोट करना चाहें तो करते रहिए साथ साथ में। क्या बताया मैंने कि जो महिलाएं होती हैं, जो मादाएं होती हैं, जो ह्यूमंस में इनकी संख्या 2 होती है, तथा जो पक्षी होते हैं उनमें इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। बाबू, ये मादाओं में या ह्यूमंस में कहां पे स्थित होती हैं, तो बाबू किडनी के जस्ट पीछे, किडनी अगर मेरी यहां है तो किडनी के जस्ट पीछे एक बादाम के आकृति की एक संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है, बादाम की आकृति की संरचना पाई जाती है, जिसकी अगर हम लंबाई देखें 2 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी देखें 2 सेंटीमीटर, तथा इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तकरीबन एक बादाम के आकार का ही है ये संरचना पाई जाती है, और ये गहरे भूरे रंग की होती है। कैसे होती है, भूरे रंग की संरचना पाई जाती है। बाबू, ये भूरे रंग की संरचना पाई जाती है जो एक साइड से कैसे स्नायु से जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं अंडाशय स्नायु से जुड़ी होती है, तथा दूसरी साइड से फैलोपियन ट्यूब की एक संरचना, उंगली नुमा संरचना, इसको पकड़ के रखी है। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका अंडाशय है जो जुड़ा हुआ है, इसे स्नायु से जुड़ा हुआ है। कहां से, गर्भाशय से। तथा दूसरा ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के आखिरी वाले सिरे पर ऐसी उंगली नुमा संरचना है जो इसको पकड़ के रखी है, ऐसा करके, ठीक है ना, पकड़ के रखती है।
हैं बाबू, यही को बोलते हैं बाबू फिम्बरी या फिर झालरदार कीप। ठीक है बाबू, झालरदार कीप होती है। अच्छा, ये बाबू ध्यान रखना, यहाँ पर अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। अंडाणुओं का निर्माण तो जब एक मादा माँ के गर्भ में होती है तभी उसकी पुट्टिकाएं बन जाती हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए ये जब एक एज पे आती है, हर महिला एक अपनी युवावस्था में या यौवन जब उनका आरंभ हो जाता है तब उनमें एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है जिसे बोलते हैं आवर्त चक्र स्टार्ट हो जाता है। उस स्थिति में यहाँ से वो पुट्टिकाएं विकसित होकर अंडाणुओं का रूप लेकर वो निकलने लगती हैं। बाबू, जो स्त्रियां, कोई भी स्त्री या कोई भी मादा, किसी भी मादा में 10 से 12 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ हो जाता है। कब आरंभ हो जाता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ हो जाता है तथा 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडाशय अंडाणुओं का विकसित कर फैलोपियन ट्यूब में भेजने लगता है। इसी क्रिया को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर बोलते हैं हम लोग आवर्त चक्र। बाबू, आवर्त चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का आवर्त चक्र होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का आवर्त चक्र होता है। जहां अगर मैं स्टार्ट कर दूं कि मान लीजिए कि किसी का कोई आवर्त चक्र स्टार्ट हुआ, कहां पे? 1 तारीख से स्टार्ट होता है। तो बाबू 1 तारीख से अगले 7 दिन तक, 1 तारीख से अगले 7 दिन तक क्या होता है कि यहां से अंडाणु का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। अंडाणु यहां से टूटेगा, अंडाणु यहां से निकलने के बाद 7 दिन तक, किसे? 1 दिन से 7 दिन तक बिल्कुल सेफ पीरियड है। यहां पर अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता ही नहीं है। अगले 7 दिन में क्या होता है? अगले 7 दिन में अंडाणु यहां पहुंच जाता और वेट करता स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। अगर कोई स्पर्म आएगा तो यहां पर यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही उसको फर्टिलाइज कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि एक बार में मेल्स करीब 3 मिलियन से अधिक स्पर्म निकालता है। जो स्पर्म आते हुए कहां पे? इसी फैलोपियन ट्यूब में या फिर इधर की साइड से निकलेगा। देखिए, एक बार में सिर्फ एक ही अंडाशय एक अंडाणु का विकसित करके बाहर भेजती है, या अंडाणु का निर्माण करके बाहर भेजती है। चाहे अगर इस बार हुआ है तो ये, नहीं तो अगली बार ये, ऐसे करके अल्टरनेटिव चलता रहता है। देखिए, तो क्या हुआ कि यहां से कोई स्पर्म आया और स्पर्म आके यहां फर्टिलाइज कर देगा, फर्टिलाइज हो गया। अगर नहीं आया तो क्या होगा? 1 तारीख से 7 तारीख तक, मान लीजिए किसी को 1 तारीख को रजोधर्म खत्म हुआ या महावारी खत्म हुई, तो 1 तारीख से 7 दिन तक या 1 हफ्ते तक कोई भी अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। उसके 7 दिन तक अंडाणु का निर्माण होकर ये फैलोपियन ट्यूब में आने लगता है। देखो, फैलोपियन ट्यूब में एक क्रिया होती है, संकुचन की क्रिया, जिसके कारण ये अंडाणु यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। और बाबू अगले 7 दिन, मान लीजिए 14वें दिन या मध्य दिन ये अंडाणु वही पीक पे होता है। यहां पर उसको ये स्पर्म अगर मिलता है तो फर्टिलाइजेशन के अधिक चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद अगले 7 दिन क्या होता है? ये अपनी फर्टिलाइजेशन की क्षमता खो देता है। ठीक है, अगले 7 दिन तक ये अपनी फर्टिलाइजेशन की क्षमता खो देता है। तो देखिए, और अगले 7वें दिन तक यह डिस्ट्रॉय होकर पूर्ण तरीके से यहां से निकल जाता है। देखिए, मादाओं में 50 से 150 मिली ब्लड यहां से स्रावित होकर निकल जाता है। इसकी देखिए, अंडाणु तो यहां आ गया। अंडाणु जब आ गया तो ये इसको तो देखो, शरीर को तो पता है कि इसे तो कोई ना कोई, शरीर को ये लगता है कि कोई ना कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो वो पहले से ही प्रिपरेशन कर लेता है। यहाँ पर एक दीवार, जो छोटी छोटी दीवारें हैं, इसे मतलब और थोड़ी सी मोटी कर देता है और यहाँ पे वेट करता है। लेकिन जब इसे स्पर्म नहीं मिलता है तो ये दीवारें टूट जाती हैं। दीवारें टूटने के बाद यहाँ से वो आरंभ हो जाता है निकलना। यह माहवारी तकरीबन 4 से 5 दिन तक होती है। अगर यह दिन किसी हर मादाओं में हो सकता है, ये दिन 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्लियर यह है कि 4 से 5 दिन होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो आपको डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता है। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। बाबू, फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 है, यानी एक जोड़ी में होते हैं। और ये जोड़ी बाबू ध्यान रखना कि इनके बाहरी आगे की ओर उंगली नुमा संरचना है। उंगली नुमा संरचना को हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं बाबू? फिम्बरी बोलते हैं। और फिम्बरी के आगे ये नलिका दिख रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कोई भी स्पर्म आकर अंडाशय को यहीं पर निषेचित करता है।
ये क्या करता है, निषेचित करता है। बाबू काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो प्रकार, काफी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर ये बताइए कि बच्चे डबल बच्चे कैसे होते हैं या फिर जुड़वा बच्चे कैसे, ट्विंस कैसे होते हैं। तो बाबू ये दो प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए इधर से कोई अंडाणु आया जो यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ से कोई स्पर्म आया जो इसको फर्टिलाइज कर देगा। और फर्टिलाइज करने के बाद यदि यही अंडाणु फर्टिलाइज होने के बाद ये अंडाणु विकसित हुआ और विकसित होने के बाद दो जायगोट में टूट गया, दो जायगोट में टूट गया, तो क्या होगा, जुड़वे की स्थिति बनी रहती है। कितने की स्थिति, जुड़वा। तो बच्चे हो सकते हैं जुड़वा हो। या फिर दूसरा कारण यह है कि यदि दोनों किसी भी कारणवश कि दोनों अंडाशय एक एक अंडाणु निकालें, तो हो सकता है कि इधर से एक इसको फर्टिलाइज कर दे, ये इधर फर्टिलाइज कर दे, तो दो जायगोट आके गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाएंगे। इस स्थिति में भी बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। ठीक है, तो बाबू अब हम बात करते हैं यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए बाबू मादाओं में मुख्य 3 हार्मोन बहुत ही मुख्य हैं। पहला हार्मोन जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्मोन काम में आता है, वो हार्मोन कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा हार्मोन आता है एस्ट्रोजन। बाबू एस्ट्रोजन क्या करता है कि मादाओं में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। कौन करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। ये मादाओं में अगर ना हो तो प्रसव पीड़ा के समय महिलाओं की ज्यादातर मादाओं की ज्यादातर मृत्यु हो जाए। देखिए कारण क्या है कि जब कोई भी मादा प्रसव पीड़ा के समय जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही दर्द होता है। इतना दर्द अगर किसी पुरुष को दे दिया जाए तो मौत हो जाए। जहां पर एक पुरुष को जितनी दर्द दिया जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसका 30 गुना दर्द कौन, महिलाएं सहती हैं। उस दर्द को सहने की क्षमता कौन प्रदान करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, उसको सहने की क्षमता करता है। देखिए जब बच्चा यहाँ पर गर्भाशय में स्थित होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कहाँ पे, गर्भाशय की दीवार पे जुड़ा होता है। जहां पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, उस जहां पे जुड़ा होता है वहां पर एक चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अपरा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब इस स्थिति में कि बच्चा प्रसव के समय, मान लीजिए महिलाओं, आपको पता होना चाहिए कि एक मादा अपने गर्भ में पुरुष को कितने 9 महीने रखती है, तथा अगर कोई स्त्री होगी तो उसको कितना 9 महीने 10 दिन लगभग रखती है। क्योंकि स्त्रियों के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके बनती है। देखिए बाबू, तो यहाँ पर जब स्थित होती है तो 9वें महीने में जब आखिरी दिन आता है, प्रसव का समय आता है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन ही इस बच्चे को उल्टा कर देता है। क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। और उल्टा करने से इनका मुंह जो है वो नीचे की साइड तथा पैर ऊपर की साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी आपने देखा, 3 इडियट में देखा था, वो सक्शन पाइप करते उस बच्चे को खींचता है तो उसका सिर पहले चिपकता है, क्योंकि वो बच्चा सीधा हो जाता है और नीचे सिर के द्वारा खींच लिया जाता है उसे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उल्टे पैदा होते हैं, और जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं तो उनके बहुत बड़े गुण हैं भाई साहब। ये करते हैं कि अगर किसी को धंधा, अरे दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, फाड़ से लात मारी, खत्म भाई, इलाज हो गया। तो वो भी इलाज करते रहते हैं। तो सीधा उल्टा कोई मतलब नहीं, तो प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कितने 1 2 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं स्त्रियों में जो मैन है। ठीक है, अब उसके बाद आती है ग्रीवा। क्या आती है, ग्रीवा। ग्रीवा बाबू एक सक्रिय नलिका है, और ग्रीवा एक प्रकार का एक क्षारीय पदार्थ बनाती है। कैसे पदार्थ बनाती है, क्षारीय पदार्थ। एक क्षारीय पदार्थ बनाती है जो मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करता है। और यही क्षारीय पदार्थ, देखिए बाबू, ये तो क्षारीय पदार्थ बनाती है, ये क्षारीय पदार्थ बनाती है, लेकिन योनि में पहले से ही मौजूद, प्राकृतिक रूप से मौजूद बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं
जिसे कहते हैं डोडलिन बेसिलाई, जिसे कहते हैं डोडलिन बेसिलाई। ये डोडलिन बेसिलाई उस क्षारीय पदार्थ के ऊपर उपस्थित ग्लाइकोजन को खा के एक एसिटिक बना देते हैं, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड यानी अम्लीय कर देता है। ये अम्लीय होने के कारण ही गर्भाशय में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो ये जरूरी है, अगर एसिटिक नहीं होगा तो गर्भाशय में कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को खत्म करके उसे एसिटिक कर देता है, जिससे कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया पनप ना पाए। बाबू उसी के बाद बात करते हैं। देखो बाबू, यहीं पे एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइमन। देखिए ये हाइमन क्या है? एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है, इसमें कार्य करती है या फिर खेलती या कूदती है या कोई वजन वाला कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में ये हाइमन टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये हाइमन टूट जाता है और बहुत संभावना है, 99.9% संभावना है कि यह हाइमन टूट जाता है। क्योंकि कारण यह है कि जब कोई महिला कोई वजन का कार्य या फिर कोई भी ऐसा कार्य करती है, उस स्थिति में क्या होता है? यह हाइमन टूट जाता है। ठीक है बाबू, इसके बाद बात करते हैं योनि की। बाद नीचे जो भाग आता है इसे बोलते हैं योनि। योनि 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक नलिका होती है जो बनी होती है फाइब्रो इलास्टिक से। उसके बाद बात करते हैं बाबू योनि की। योनि क्या करती है? योनि 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो तकरीबन जो इसके बाद बात आती है योनि की। योनि 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है जो क्या बनती है? फाइब्रो इलास्टिक सहयोजी ऊतक द्वारा बनी होती है, जो फैल तथा सिकुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं भग की। ये बाबू पुरुषों में मूत्राशय नलिका तथा स्पर्म नलिका एक ही छिद्र से जाके खुलती है, एक ही छिद्र में जाके खुल जाती है। ठीक है, इधर से अगर स्पर्म आ रहा है तो यहाँ पे आके एक ही छिद्र में खुलेगी। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों में मूत्र नलिका एक अलग छिद्र से तथा गर्भाशय नलिका एक अलग छिद्र से खुली होती है। ठीक है, और बाबू जहां पर ये मूत्र नलिका खुली होती है वहां पर एक सेम के बीज के आकार की एक संरचना होती है जिसे हम बार्थुलिन ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? बार्थुलिन ग्रंथि बोलते हैं। बार्थुलिन ग्रंथि क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है, एक श्लेष्मा बनाती है जो मैथुन के समय क्या स्नेह का कार्य करती है। बाबू हम बात करते हैं भग। भग के सबसे ऊपरी सिरे पर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं भग शिशन। क्या पाया जाता है बाबू? भग शिशन। और भग शिशन के नीचे एक छोटी सी सेम के बीज के आकार की आकृति होती है जिसे बार्थुलिन ग्रंथि बोलते हैं। बार्थुलिन ग्रंथि की जस्ट बगल में ही क्या मूत्र मार्ग कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग होता है। और मूत्र मार्ग के जस्ट सबसे निचले जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम योनि छिद्र। और योनि छिद्र के नीचे ही एक अलग से छिद्र होता है जिसे बोलते हैं मल द्वार। ठीक है बाबू, अब बात देखिए, जो भग शिशन है वो पुरुषों के शिशन की भांति कार्य करता है तथा इसके देखिए भग के चारों ओर एक दीवार सी होती है जिसे हम खड़ की दीवार होती है जिसे हम बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ, जिस पर रोए पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और इसी दीर्घ ओष्ठ के अंदर एक और दीवार पाई जाती है, एक ओष्ठ पाया जाता है जिसे बोलते हैं लघु ओष्ठ, जिस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बाल नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें प्रगीण ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्रगीण ग्रंथियां जो तेलीय पदार्थ उत्पन्न करती रहती हैं। इसीलिए इन मादाओं में भग थोड़ा सा भग चिपचिपा बना रहता है, क्योंकि ये प्रगीण ग्रंथियां तेलीय ग्रंथियां होती हैं जो तेल का प्रकार के निर्माण करती रहती हैं। आई होप समझ में आया होगा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र। अगर आपको आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर तब भी कोई भी अगर प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कीजिए, आप हमें अपना सपोर्ट दिखाइए और प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसमें सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा तो लगता नहीं है।